टर्म आ गया नर्वस सिस्टम के लिए। तो आपके सिलेबस में 2 चैप्टर है, एक तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन और दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन हम लोगों ने डिस्कस किया भी है, जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो 2 कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है, एक तो न्यूरल कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम या न्यूरल कोऑर्डिनेशन और दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन। दोनों का काम है बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल स्थापित करना। लेकिन अब इसमें दोनों का काम तो है कोऑर्डिनेशन का, लेकिन ये दोनों मिलकर काम करता है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। और दोनों जब मिलकर काम करता है तो एक नया सिस्टम है जिसको न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। यानी नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम आर इंटीग्रेटेड, दे आर नॉट सेपरेट सिस्टम, अलग अलग नहीं है, बोथ आर इंटीग्रेटेड। एंड द हाईएस्ट सीट ऑफ इंटीग्रेशन इज द hypothalamus, which is the ventral side of the diencephalon of our brain. आगे हम लोग बात करेंगे हम लोगों के फोर ब्रेन में आगे वाला जो पार्ट है ब्रेन में 3 हिस्सा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में आगे वाला हिस्सा होता है ऑल्फैक्टरी लोब, जिसका काम है स्मेल को रिसीव करना। बीच का पार्ट है सेरेब्रम और पीछे का पार्ट है डायनसेफेलॉन। यहाँ आपको थोड़ा सा डायग्राम में तो भी कर रहे हैं, ये देखिए ब्रेन का एक जनरल डायग्राम बना दिया है। तो ब्रेन में 3 हिस्सा है, ये वाला पार्ट है प्रोसेंसेफेलॉन जिसको फोर ब्रेन कहते हैं, ये वाला पार्ट है मेसेंसेफेलॉन विच इज कॉल्ड मिड ब्रेन, और ये हिस्सा है रोम्बेनसेफेलॉन हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन के पीछे का पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे फोर ब्रेन में ये जो पार्ट है सबसे आगे वाला हिस्सा, इट इज ऑल्फैक्टरी लोब, ये वाला सेरेब्रम, ये पार्ट है डायनसेफेलॉन। 3 हिस्सा हो गया फोर ब्रेन में, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम, डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन में हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक लोब्स जिसका काम विजन से रिलेटेड है, और हाइंड ब्रेन में फिर आगे वाला हिस्सा सेरेबेलम जिसका काम मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, और पीछे वाला हिस्सा मेडुला ऑब्लंगाटा, उसके बाद का पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। तो अभी हम लोग कह रहे थे कि नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम बोथ आर इंटीग्रेटेड, एंड द हाईएस्ट सीट ऑफ इंटीग्रेशन जहां पे ये दोनों मिलता है दैट इज द हाइपोथैलेमस। ये वाला हिस्सा है हाइपोथैलेमस विच इज द पार्ट ऑफ आवर फोरब्रेन। ये सब क्लियर होगा, वो डिटेल पढ़ेंगे हम लोग आगे तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल ये मामला है कि बोथ आर कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, दोनों का काम है समन्वय या तालमेल स्थापित करना। अब देखिए जब लाइफ का ओरिजिन हुआ, जब जीवन की उत्पत्ति हुई, तो सबसे पहले तो इवॉल्व हुआ था आर्की बैक्टीरिया, लगभग 3.5 बिलियन साल पहले, अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो पहला ऑर्गेनिज्म था आर्की बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट था, यानी उसमें न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं था। उससे फिर इवॉल्व हुआ साइनोबैक्टीरिया, उससे बाद में आया ईओबैक्टीरिया और फिर बाद में साइनोबैक्टीरिया अबाउट 1 बिलियन ईयर्स एगो। तो लाइफ का जो ओरिजिन हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई, वो तो आज से 3.5 बिलियन साल पहले, दैट वाज आर्की बैक्टीरिया। उससे इवॉल्व हुआ ईओबैक्टीरिया और फिर फाइनली इवॉल्व हुआ साइनोबैक्टीरिया लगभग 1 बिलियन साल पहले। और साइनोबैक्टीरिया जब इवॉल्व हुआ तो हम लोग पढ़ चुके हैं इवोल्यूशन में कि ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें ऑक्सीजन फ्री स्टेट में आ गया। तो जब ऑक्सीजन फ्री स्टेट में आ गया यानी ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हो गया, तो स्टार्ट हुआ तेजी से इवोल्यूशन। तो एनिमल में
एनिमल की बात करें तो पहला जो एनिमल इवॉल्व हुआ दैट वाज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, अब प्रोटो का मतलब फर्स्ट और सिंपल, और जोआ जून मीन्स एनिमल। कभी कभी ये लोग कहते हैं कि फर्स्ट और सिंपल एक क्यों बोल रहे हैं, फर्स्ट भी और सिंपल भी। तो जाहिर सी बात है कि जिस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन सबसे पहले हुआ वो सबसे सिंपल था। इवोल्यूशन तो यही ना पढ़ा हम लोगों ने, इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस इन विच द सिंपल ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली चेंज्ड इनटू कॉम्प्लेक्स वन। यानी इवोल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिंपल ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है, विकसित होता जाता है। तो पहला जो एनिमल इवॉल्व हुआ दैट वाज प्रोटोजोआ। प्रोटो मतलब फर्स्ट, और जो फर्स्ट था वही सिंपल था। तो अगर फर्स्ट या सिंपल था तो बॉडी उसका एक सेल का था, एक कोशिकीय जंतु, यूनिसेलुलर एनिमल। जिसका एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं अमीबा, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब प्रोटोजोआ। बहुत सारा पैरासाइट भी है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे हम लोगों के बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट जो मलेरिया कॉज करता है वो प्रोटोजोआ है, एक यूनिसेलुलर एनिमल है प्रोटोजोआ जो मलेरिया पैरासाइट कॉज करता है। या उसी तरह फिर हम लोग पढ़ते हैं अमीबियासिस, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, जिसमें डायरिया डिसेंट्री होता है, वो भी एक प्रोटोजोआ है। तो दोनों तरह के हैं, फ्री लिविंग भी है, पैरासाइट भी है। तो प्रोटोजोआ जब हम लोग बात करते हैं तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय है, एक सेल वाला जंतु है। अब मान लीजिए कि कोई एनिमल है एक सेल वाला, ये एनिमल है प्रोटोजोआ, और जितने भी प्रोटोजोअन्स हैं ऑल आर एक्वाटिक। एक्वा टर्म आ गया वाटर के लिए, यानी ये प्रोटोजोआ पाया जाता है एक्वेटिक में। आप ऐसा कोई भी प्रोटोजोआ नहीं देखिएगा जो कहीं ड्राई कंडीशन में जमीन पे है या हवा में। प्रोटोजोआ जितना भी होगा वो सब एक्वाटिक होगा, पानी में होगा। अब चाहे फ्री लिविंग है तो बाहर नदी तालाब झील कहीं भी हो सकता है, समुद्र में, या अगर पैरासाइट है तो बॉडी के अंदर फ्लूइड में होगा, चाहे ब्लड में होगा या बॉडी फ्लूइड में होगा, लेकिन जहां भी होगा फ्लूइड मीडियम होगा। तो अब देखिए ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ, एक ही सेल का है, तो इसको जो भी काम करना है, चाहे डाइजेशन करना है, लोकोमोशन करना, मूवमेंट करना है, एक्सक्रीशन की बात है, रेस्पिरेशन है या रिप्रोडक्शन है, वो सब एक ही सेल वाले बॉडी को करना है। तो मामला है कि जैसे अगर कोई एक आदमी है, मान लीजिए हम है और हम ही को सब काम करना है, तो फिर देयर इज नो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर हम हैं और हम ही को सारा काम करना है तो फिर कोऑर्डिनेशन या समन्वय या तालमेल बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो मेरा काम है और सब हम ही करना है, हम ही को करना है। लेकिन अगर जो भी काम है उसको हम बांट दें आप लोगों के बीच में, 5-6 स्टूडेंट के बीच में सब काम को बांट दे कि इस स्टूडेंट को ये काम करना है, उसको वो करना है, अलग अलग काम बांट दे, तो फिर समन्वय या तालमेल की जरूरत होगी। कहने का मतलब है कि एक अगर कोई काम नहीं किया या कुछ गलत काम किया तो दूसरा भी प्रभावित होगा। तो वो काम तभी परफेक्ट होगा जब सभी लोग मिलकर आपस में एक समन्वय या तालमेल बनाएंगे। तो यही मामला है नर्वस सिस्टम का या तालमेल कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम का। जब तक ऑर्गेनिज्म एक सेल का था, एज इन केस ऑफ प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर बॉडी, देयर वाज नो नीड ऑफ एनी कोऑर्डिनेशन। उसमें किसी तरह के कोऑर्डिनेशन या तालमेल की जरूरत नहीं थी, एंड देयरफॉर देयर वाज नो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। ना नर्वस सिस्टम था, ना एंडोक्राइन सिस्टम था। प्रोटोजोआ में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुआ व्हेन द बॉडी बिकेम मल्टी सेलुलर। जब शरीर बहुकोशिकीय हो गया, अब मान लीजिए ये एक सेल है और शरीर अगर बहुत सारा सेल का हो गया, तो अब इनके बीच कोऑर्डिनेशन की थोड़ा बहुत जरूरत पड़ी। लेकिन जब ये सेल मिलकर टिश्यू बना दिया
और टिश्यू मिलकर ऑर्गेन बना दिए तो फिर कोऑर्डिनेशन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ी। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है, उसके बाद मल्टी सेलुलर आया, तो मल्टी सेलुलर में हम लोग पढ़ते हैं सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी काम का बंटवारा सेल के स्तर पे, जिसका एग्जांपल है पॉरीफेरा। वहां भी कोऑर्डिनेशन की ज्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटाजोआ, जिसका पहला एग्जांपल है सिलेंट्राटा, तो अब कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ गई, बिकॉज अब टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया, यानी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं और अलग अलग सेल मिलकर अलग अलग तरह का टिश्यू का निर्माण कर रहा है। हम लोग पढ़ते भी हैं टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। समान उत्पत्ति, रचना और कार्य वाली कोशिकाएं जब मिलती हैं तो बनता है उत्तक। And different types of tissues join together to form an organ. और बहुत तरह के टिश्यू जब मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। And organs having related functions join together to form system. और बहुत सारे सिस्टम, अलग अलग काम है बॉडी का, बॉडी है तो बहुत सारा काम है, और हर काम करने के लिए अलग अलग तरह का सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेशन के लिए, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेस्टिव है डाइजेशन के लिए, एक्सक्रीटिव फॉर एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्टिव फॉर रिप्रोडक्शन, लोकोमोटिव फॉर लोकोमोशन। और इन सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, इन सब के बीच सही तालमेल बनाने के लिए अब पहली बार डेवलप हुआ नर्वस सिस्टम। तो देयर इज नो नर्वस सिस्टम इन केस ऑफ प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा। प्रोटोजोआ जहां यूनिसेलुलर है, यानी साइटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। इन केस ऑफ प्रोटोजोआ देयर इज नो नर्वस सिस्टम, नो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। इसके बाद जब हम लोग पढ़ते हैं पॉरीफेरा, स्पॉन्जेस, तो बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, बट इन सभी सेल्स, ये सब सेल अलग अलग सेल के जैसा बिहेव करा, आपस में तालमेल नहीं है, वहां भी नर्वस सिस्टम नहीं है। लेकिन जब सिलेंट्राटा इवॉल्व हुआ तो फिर टिश्यू का निर्माण हुआ, और टिश्यू जब आ गया तो अब उनके बीच कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी, और तब डेवलप हुआ नर्वस सिस्टम। तो इसका मतलब है पहली बार नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ सिलेंट्रेट में। तो जाहिर सा इट वाज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। सबसे सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम है सिलेंट्रेट में, जिसका एग्जांपल हाइड्रा है। हाइड्रा, ओबेलिया, फाइसेलिया, ये सब सिलेंट्रेट्स हैं। तो पहली बार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि नर्वस सिस्टम कहाँ इवॉल्व हुआ है, तो बेहिचक जवाब देना है सिलेंट्राटा। और जाहिर सी बात है, जब पहली बार डेवलप हुआ तो ये सबसे सिंपल था। तो इट वाज नॉन पोलराइज्ड नर्वस सिस्टम। अब एक फिर नया टर्म आ गया, पोलराइज्ड एंड नॉन पोलराइज्ड। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड नर्वस सिस्टम में बेसिक डिफरेंस यही है कि देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे ये एक नर्व कॉर्ड है, इट इज अ नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड क्या है वो आगे बात करेंगे। तो नर्व कॉर्ड अगर है, सीएनएस मान लें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे कि जितना भी सेंसरी इंपल्सेस है वहीं पे आएगा और वहीं से मोटर इंपल्स जाएगा। अब सेंसरी और मोटर इंपल्स कह रहे हैं, हम लोग रिसेप्टर पढ़ चुके हैं, जैसे आई है, ईयर है, नोज है, या फिर टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड है, तो रिसेप्टर है। बताया था कि रिसेप्टर का काम होता है टू रिसीव द स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब है एनी चेंज और एक्साइटेशन और डिस्टर्बेंस इन द एनवायरमेंटल फैक्टर। हम लोगों के आसपास जो वातावरण है उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज आता है, कोई डिस्टर्बेंस आता है, किसी तरह का कोई एक्साइटेशन है, तो हम लोग उसको कह देंगे स्टिमुलस। और उसको रिसीव करने के लिए हम लोगों के पास रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर में बी अ सेल
इट मे बी अ टिश्यू और इट मे बी एन ऑर्गन। एक सेल भी हो सकता है, एक टिश्यू भी हो सकता है, एक ऑर्गन भी हो सकता है। इसका काम तो रिसेप्टर नाम दिया सिर्फ इसलिए कि इट रिसीव्स स्टिमुलस। अब जैसा स्टिमुलस है, मान लीजिए लाइट स्टिमुलस है तो फोटो रिसेप्टर आई है, और स्मेल है तो ऑल्फैक्टो रिसेप्टर नोज है। अगर फोनो रिसेप्टर है, फोनो मतलब साउंड, तो ये फोनो रिसेप्टर है। अगर ये साउंड है तो फोनो रिसेप्टर है, ईयर है। तो जैसा स्टिमुलस वैसा रिसेप्टर। अब रिसेप्टर जब स्टिमुलस को रिसीव करता है तो खुद भी डिस्टर्ब हो गया, और उससे लगा होता है सेंसरी न्यूरॉन। दो तरह का न्यूरॉन, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी को एफरेंट कहते हैं, मोटर को इफरेंट कहते हैं। अब वो है क्या, मान लीजिए कि ये सीएनएस है, यानी आगे वाला हिस्सा ये ब्रेन है और पीछे का स्पाइनल कॉर्ड है। यहाँ पे कोई रिसेप्टर है। जब ये स्टिमुलस को रिसीव किया, किसी भी स्टिमुलस या डिस्टर्बेंस को रिसीव किया तो डिस्टर्ब हो गया, और इससे लगा हुआ ये सेंसरी न्यूरॉन ये भी डिस्टर्ब हो गया। और आगे हम लोग अब इस पर बात करेंगे इसी नर्वस सिस्टम में कि जब न्यूरॉन डिस्टर्ब होता है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड इंपल्स और डीपोलराइजेशन, बायोइलेक्ट्रिसिटी जिसको कहते हैं। तो जब ये रिसेप्टर स्टिमुलस रिसीव करेगा तो खुद भी डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्बेंस के कारण ये जो न्यूरॉन इससे अटैच हो वो भी डिस्टर्ब हुआ, और जब न्यूरॉन डिस्टर्ब हुआ तो अब इसको कहेंगे सेंसरी इंपल्स, और इसको ले जाने वाला सेंसरी न्यूरॉन। तो ये पहुंच गया सीएनएस, ब्रेन में पहुंच गया। अब ब्रेन में इसको देखा जाएगा कि ये कौन सा स्टिमुलस है, ये कैसा डिस्टर्बेंस है, उसको पहचानेगा। और फिर ब्रेन ये प्लान करेगा कि इस स्टिमुलस के लिए, इस फैक्टर के लिए हमको कैसा रिस्पांस देना है, ये डिसीजन लेगा ब्रेन। तो जब ब्रेन डिसीजन लेगा तो फिर अपना डिसीजन या ऑर्डर को भेज देगा इफेक्टर ऑर्गन। और हम लोग सब जानते हैं कि इफेक्टर ऑर्गन होता है मसल्स, जो काम करने वाला हम लोगों के बॉडी के अंदर जो वर्कर है वो है मसल्स। तो ये मोटर न्यूरॉन जिसको इफरेंट कहते हैं, एफरेंट मतलब ले जाने वाला, इफरेंट मतलब लाने वाला। एफरेंट को सेंसरी भी कहते हैं और इफरेंट को मोटर भी कहते हैं। एफरेंट न्यूरॉन एक ओर लगा होता है रिसेप्टर से, दूसरी ओर लगा होता है सीएनएस से, और मोटर न्यूरॉन एक ओर लगा होता है सीएनएस से और दूसरी ओर कनेक्टेड है मसल से। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो there are two types of neurons. If the impulses are moving towards the CNS, means towards the brain, then the neuron is called sensory neuron or afferent neuron. And if the impulses are moving away from the CNS, it is called efferent or motor neuron. तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई स्टिमुलस आया, रिसीव किया, रिसेप्टर डिस्टर्ब हो गया। अब मान लीजिए आई है तो आई डिस्टर्ब हुआ, आई से लगा होता ऑप्टिक न्यूरॉन, वो डिस्टर्ब हुआ, तो वहां से ऑप्टिक इंपल्स जनरेट हुआ, पहुंच गया ब्रेन में। ब्रेन का कौन सा हिस्सा वो सब आगे बात करेंगे। तो वहां पे उसको पहचाना गया, और फिर पहचाना गया यानी ब्रेन देखा कि ये क्या चीज है, तो सीइंग इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन। और फिर उसके लिए जो रिस्पॉन्स देना है वो हम लोगों के हाथ पैर को आ गया ऑर्डर, और हम लोगों ने रिस्पॉन्स दे दिया। तो आप देखिए नर्वस सिस्टम, इस तरह का नर्वस सिस्टम जहां सीएनएस है, नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड, ये जो नर्व कॉर्ड है यही सीएनएस में डेवलप होता है। यानी नर्व कॉर्ड का आगे वाला हिस्सा ब्रेन बना देता है और पीछे वाला हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर ये नर्व कॉर्ड है या सीएनएस है तो impulses are either moving towards the CNS or away from the CNS. यहाँ आप जितना भी सेंसरी इंपल्स को देखिएगा वो जा रहा है सीएनएस की ओर, और अगर मोटर इंपल्स को देखिएगा तो वो आ रहा है सीएनएस से। यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सभी सेंसरी इंपल्स जा रहा है, और उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से सभी मोटर इंपल्स आ रहा है। So impulses are moving towards a particular goal or particular point or away from that particular point. That's why nervous system is called polarized. Impulses एक certain pole, एक certain
जगह पे जा रहा है या वहां से आ रहा है, तो इस वजह से इसको कहते हैं पोलराइज। अब नॉन पोलराइज जो कहा सिलेंट्राटा में, पहली बार जब नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ तो इट डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ नॉन पोलराइज नर्वस सिस्टम, बिकॉज सिलेंट्रेट में सीएनएस नहीं होता है। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट इन सिलेंट्रेट। हाइड्रा वगैरह में ब्रेन नहीं होता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता हाइड्रा में, तो फिर वहां पे ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक ही जगह पे जाएगा इम्पल्स या एक ही जगह से आएगा। जब सीएनएस ही नहीं है तो इम्पल्सेस आर फ्री टू फ्लो इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन। कहीं से भी इम्पल्स आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बना देता है, कहीं भी फ्रीली फ्लो कर रहा है, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी जा रहा है इम्पल्स, कहीं से भी आ रहा है, तो कोई एक सर्टेन पोल नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन पोलराइज्ड। और नॉन पोलराइज्ड नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a nerve net or nerve plexus in case of Coelenterata। तो आप जैसा उलट के देखिएगा डाइवर्सिटी में, तो आपको डाइवर्सिटी में एक कैरेक्टर मिलेगा सिलेंट्रेट में कि नर्वस सिस्टम में के जगह पे वहां पे नर्व नेट है, नर्व प्लेक्सस, प्लेक्सस मतलब जाल होता है, प्रेजेंट इन द मेसोग्लिया, जो नर्वस सिस्टम का काम कर रहा है, कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है पहली बार नर्वस सिस्टम या न्यूरल कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ सिलेंट्राटा में, और वो बहुत सिंपल फॉर्म में, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन पोलराइज्ड। इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट और नर्व प्लेक्सस। इसमें ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जैसा कोई चीज नहीं है। अब सिलेंट्राटा से आगे बढ़े बाइलेटेरिया। सिलेंट्राटा से आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे इवोल्यूशन हुआ तो एनिमल आया प्लैटीहेल्मिन्थ। प्लैटीहेल्मिन्थ जिसका एग्जांपल है टीनिया सोलियम, टेपवर्म या फैसियोला हेपाटिका, लीवर फ्लूक। तो ये सब प्लैटीहेल्मिन्थ। प्लैटी का मतलब फ्लैट, चपटा, प्लैटी मतलब फ्लैट, चपटा। बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट, शरीर चपटा है, और हेलमिन्थ मतलब वर्म, क्रीमी। इसी को फीता क्रीमी कहा जाता है, फीता के जैसा लंबा, चपटा, डॉर्सोवेंट्रल फ्लैट। तो पहली बार नर्वस सिस्टम पोलराइज्ड हुआ इसी प्लैटीहेल्मिन्थ। अब आप समझ गए हैं कि पोलराइज्ड क्या है, यानी पहली बार डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड ये आया, नर्व कॉर्ड पहली बार आया इन केस ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थ। ये दो है, नर्व कॉर्ड दो है, वेंट्रल साइड यानी पेट वाला हिस्सा में होता है, इट इज डबल, टू है, सॉलिड है, और वेंट्रल साइड में है। तो अब जैसे ही नर्व कॉर्ड आ गया तो सेंसरी इंपल्सेस मूव टुवर्ड्स द नर्व कॉर्ड एंड मोटर इंपल्सेस अवे फ्रॉम द नर्व कॉर्ड, तो नर्वस सिस्टम बिकेम पोलराइज्ड। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि पहली बार नर्वस सिस्टम कब पोलराइज्ड हुआ, तो आपका जवाब होगा प्लैटीहेल्मिन्थ। और आगे बढ़े, प्लैटीहेल्मिन्थ के बाद एनालिडा, अर्थवर्म, केचुआ जो पढ़ते हैं, या उसी में एनालिडा में ही लीच भी आता है, जोंक जिसको कहते हैं। तो अर्थवर्म या केचुआ आपके सिलेबस में भी है और पढ़ाएंगे भी। अर्थवर्म पढ़ेंगे हम लोग, उसका सारा सिस्टम, नर्वस सिस्टम भी पढ़ेंगे। तो अर्थवर्म में देखिएगा इसी नर्व कॉर्ड का आगे वाला हिस्सा ये डेवलप हो गया ब्रेन के जैसे स्ट्रक्चर पे। ब्रेन नहीं है ये, ब्रेन अभी डेवलप है भी नहीं, लेकिन ब्रेन की जगह पे एक इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप हो गया जिसको नर्व रिंग कहते हैं। नर्व रिंग ये डेवलप हो गया इन केस ऑफ एनालिडा, जिसकी तुलना ब्रेन से कर सकते हैं। इसलिए नर्वस सिस्टम बिकेम कंप्लीटली पोलराइज्ड इन एनालिडा। अब इस पर एक चीज समझना है, हम लोग कहते हैं पोलराइज्ड और दूसरी बात कहते हैं कंप्लीटली पोलराइज्ड। तो पोलराइज्ड इसलिए कहा कि पहली बार नर्व कॉर्ड आया इन केस ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थ, लेकिन अब ब्रेन के जैसा, तो इसलिए पहली बार पोलराइज्ड हुआ प्लैटीहेल्मिन्थ। लेकिन जब ब्रेन के जैसा स्ट्रक्चर आ गया नर्व रिंग, तो इट बिकम कंप्लीटली पोलराइज्ड। तो क्वेश्चन पर ध्यान रखना है आपको, एमसीक्यू में क्वेश्चन पे अगर सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि नर्वस सिस्टम बिकेम फर्स्ट पोलराइज्ड इन, तो आंसर आप दे दीजिएगा प्लैटीहेल्मिन्थ। लेकिन अगर पूछेगा कि नर्वस सिस्टम बिकेम
फर्स्ट बिकेम कंप्लीटली पोलराइज्ड और फुली पोलराइज्ड, तो आंसर हो जाएगा अर्थवर्म या एनालीडा। तो चलिए अब कंप्लीटली पोलराइज्ड हो गया और आगे बढ़े एनालीडा से। एनालीडा से आगे बढ़ेंगे तो आर्थ्रोपोडा, जिसमें केचुआ वगैरह आता है आर्थ्रोपोड में। तो आर्थ्रोपोडा में जब आगे हम लोग बढ़ते हैं केचुआ वगैरह में, सॉरी आर्थ्रोपोडा में जिसमें ये कॉकरोच आता है, तिलचट्टा है, कॉकरोच है, मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है, बटरफ्लाई है, स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियन, बिच्छू है, ये सब सब आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा मतलब जिसका पैर ज्वाइंटेड है, आर्थ्रो मतलब ज्वाइंट, पोडा मतलब पैर, ज्वाइंटेड है। तो इन सब में ब्रेन और विकसित हो गया। एनालीडा से ज्यादा विकसित ब्रेन यहाँ पे हो गया, उसको कहते हैं सेरेब्रल गैंग्लिया। एनालीडा में पहली बार ब्रेन के जैसा स्ट्रक्चर आया नर्व ब्रेन, लेकिन आर्थ्रोपोडा में ये डेवलप हो गया सेरेब्रल गैंग्लिया और विकसित हो गया। मोलस्का में और विकसित हुआ, और फिर उसके बाद जब कॉर्डाटा डेवलप हुआ, कॉर्डेट आया, तो और विकसित हुआ। कॉर्डाटा में वर्टिब्रेट में पहला वर्टिब्रेट फिश आया, एग्रा था और फिश आया, तो फिश में विकसित हुआ। उसके बाद एम्फीबिया, फ्रॉग, तो उसमें और विकसित हुआ। फिर उसके बाद रेप्टाइल्स, तो ज्यादा एम्फीबिया से ज्यादा विकसित ब्रेन हो गया रेप्टाइल का। और रेप्टाइल के बाद बर्ड आया, तो जाहिर सी बात है रेप्टाइल से ज्यादा विकसित ब्रेन बर्ड में है। और लास्ट में मैमल आया, तो सबसे ज्यादा इवॉल्व है मैमल। और मैमल में लास्ट में आया ह्यूमन, मैमल में लास्ट में ह्यूमन। तो ऑब्वियसली मोस्ट डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन। और नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन है वो सबसे विकसित है ह्यूमन का। ब्रेन में भी एक हिस्सा है सेरेब्रम, जिस पर बात करेंगे। तो इसलिए हम बराबर कहते हैं कि वी आर मोस्ट इवॉल्व्ड एनिमल ऑन द अर्थ। हम लोग इस अर्थ पे सबसे विकसित एनिमल हैं। वो इसलिए है कि हम लोगों में नर्वस सिस्टम काफी विकसित है। तो ये जो डिस्कस किया हमने, इसका मकसद बस यही था कि आप सिंपल ये समझ सकें कि जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे एनिमल और विकसित होता गया, उसमें नर्वस सिस्टम और विकसित होता चला गया। कारण है कि जब एनिमल विकसित हुआ तो उसमें सारा सिस्टम्स डेवलप होता गया, ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके बीच में समन्वय या तालमेल बनाने के लिए नर्वस सिस्टम भी विकसित होता चला गया। और अभी जो इवोल्यूशन इज ऑलवेज अ गोल डायरेक्टेड फेनोमेना। इवोल्यूशन जो होता है, विकास, उसका एक खास मकसद होता है, वो एक पर्टिकुलर गोल होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी चीज में कहीं भी इवोल्यूशन होने लगा। इवोल्यूशन का एक पर्पस है, मकसद है। और इवोल्यूशन का जो अभी मकसद है वो है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। जिस एनिमल का ब्रेन जितना विकसित होगा वो उतना ही इवॉल्व माना जाएगा। तो ह्यूमन में सबसे विकसित है, इसलिए ह्यूमन इज द मोस्ट इवॉल्व एनिमल ऑन द अर्थ। अब 1 मिनट ब्रेक कर रहे हैं, फिर हुआ। जो पहला एनिमल था प्रोटोजोआ, एक कोष की है, उसमें नर्वस सिस्टम नहीं था। उसके बाद जो आया पॉरीफेरा, स्पॉन्जेस, उसमें भी नर्वस सिस्टम नहीं था। उसके बाद जो इवॉल्व हुआ सिलेंट्राटा, पहली बार नर्वस सिस्टम आया, नॉन पोलराइज्ड, जिसमें नर्व कॉर्ड या सीएनएस नहीं था। तो इम्पल्स कहीं से भी आता जाता था, कोई भी डायरेक्शन में, कोई पर्टिकुलर जगह पे जाना या पर्टिकुलर जगह से आना, इम्पल्स ऐसा नहीं था। तो नॉन पोलराइज्ड। लेकिन उसके बाद जब प्लैटीहेल्मिन्थ इवॉल्व हुआ तो पहली बार डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड आ गया। तो सारा सेंसरी इम्पल्स उधर ही जा रहा था या मोटर इम्पल्स वहां से आ रहा था, तो पोलराइज्ड हो गया। अब उसके बाद जब एनालीडा आया तो ब्रेन के जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, नर्व ब्रेन, तो ये कंप्लीटली पोलराइज्ड हो गया। एनालीडा के बाद जब आर्थ्रोपोडा आया तो ब्रेन और विकसित हो गया, उसको सेरेब्रल गैंग्लिया कहते हैं। मोलस्का में और विकसित हुआ सेरेब्रल गैंग्लिया, लेकिन कॉर्डाटा में ये ब्रेन में डेवलप हो गया। अब कॉर्डाटा में सबसे बाद में इवॉल्व हुआ है मैमल, तो सबसे विकसित मैमल में, और मैमल में भी लास्ट में इवॉल्व हुआ ह्यूमन, तो सबसे ज्यादा विकसित ह्यूमन। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, यानी ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, मोर इवॉल्व, मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे एनिमल इवॉल्व होता गया, उसके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम थे वो और विकसित होते चले गए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए, उनका फंक्शंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, काफी डेवलप्ड हो गया। तो अब नर्वस सिस्टम के अकेले की बस की बात नहीं थी कि वो इन सारे ऑर्गन के फंक्शंस को कंट्रोल करे, उनके बीच समन्वय या तालमेल बनाए। तो पहली बार नर्वस सिस्टम को एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ी। असिस्टेंट मतलब जो उसको मदद करे, और वो असिस्टेंट डेवलप हुआ इन द फॉर्म ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और ये पहली बार आया इन केस ऑफ इंसेक्ट, कॉकरोच वगैरह जो पड़ते हैं, इंसेक्ट या हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, इन सब में पहली बार केमिकल कोऑर्डिनेशन आया जो हार्मोन रिलीज करता है, जिस पर बात करेंगे, फेरोमोन, इक्डाइसोन और ग्रोथ हार्मोन। कॉकरोच पढ़ाएंगे तो डिटेल देखिएगा। तो पहली बार हार्मोन नाम का कोई चीज आया, यानी एंडोक्राइन सिस्टम पहली बार आया इंसेक्ट्स में, सभी आर्थ्रोपोडा में नहीं, इंसेक्ट में। और वहीं से ये दोनों सिस्टम मिल गया, तो इसको कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। तो अगर एक चीज और मिला, अगर आपसे पूछा गया कि न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम पहले किसमें इवॉल्व हुआ, तो आंसर आपका होगा इंसेक्ट्स। पहली बार ये इवॉल्व हुआ इंसेक्ट में। अब उसके बाद जैसे जैसे आगे इवोल्यूशन बढ़ता गया, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम और कॉम्प्लेक्स होता गया, और फाइनली हम लोगों में सबसे ज्यादा विकसित है, जहाँ की एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन का हिस्सा है हाइपोथैलेमस, उससे कनेक्टेड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो कहलाता है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम है और दूसरा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपके एनसीईआरटी में तो अलग अलग लिखा हुआ है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन बॉडी में ऐसा नहीं होता है। हम लोगों के शरीर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम्स आर इंटीग्रेटेड and they together constitute urinogenital system, yani urinary system or excretory system, and reproductive system, that is genital system, are also connected to each other. तो वो आगे बात करेंगे। तो यहाँ भी न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखिए, ये जो दोनों कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम्स हैं, दोनों का काम समन्वय या तालमेल का, और ये तो तय है कि पहली बार कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम में ब्रेन आया, नर्वस कोऑर्डिनेशन आया, और जैसे जैसे एनिमल विकसित हो गया तो फिर एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम आ गया, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस सिस्टम इज फार बेटर देन एंडोक्राइन सिस्टम, यानी न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज मच मोर बेटर देन द केमिकल कोऑर्डिनेशन। कैसे, ये देखिए, नर्वस सिस्टम जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो बातचीत कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन है। तो नर्वस सिस्टम जब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे, देखिएगा कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन जा रहा है, इंफॉर्मेशन कहीं से, चाहे वो रिसेप्टर से जा रहा है सीएनएस को, या सीएनएस से जा रहा है मसल्स को, कोई भी, उस सबको इंफॉर्मेशन नहीं कहेंगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ बायोइलेक्ट्रिसिटी, जिसको इम्पल्स कहते हैं, और इम्पल्स आर कंडक्टेड थ्रू द न्यूरॉन्स। हम लोगों के बॉडी के अंदर बिजली का तार बिछा हुआ है, जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, नर्व। न्यूरॉन्स का बंडल कहलाता है नर्व। नर्व इज द बंडल ऑफ न्यूरॉन्स, एंड न्यूरॉन्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर origin and conduction of impulses. न्यूरॉन्स जो होता है वो हाईली स्पेशलाइज्ड है फॉर बोथ origin and conduction of impulses. Impulses यानी बायोइलेक्ट्रिसिटी। तो
नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन पास करता है बायोइलेक्ट्रिसिटी, करंट है जो बॉडी के अंदर है, इसलिए बायोइलेक्ट्रिसिटी का वो जा रहा है किससे, न्यूरॉन से। जिस जगह पे इंफॉर्मेशन को पहुंचना है ठीक एग्जैक्ट उस जगह पे वो जा रहा है। वो नर्व, हर बॉडी के हर टिश्यू, हर ऑर्गन के अंदर नर्व होता है, तो उसी के नर्व से ऑर्डर मिलता है तो वो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम काम करता है। नर्व को काट देंगे तो वो ऑर्गन काम नहीं करेगा। जैसे अभी फिंगर मूव कर रहा है तो यहाँ नर्व है, अगर किसी कोई फिंगर का नर्व डैमेज होगा तो फिंगर मूव नहीं करेगा, कोई सेंसेशन नहीं रहे। तो इसीलिए नर्व बॉडी के हर टिश्यू, हर ऑर्गन के अंदर, और डायरेक्ट जहां पे इंफॉर्मेशन जाना है वहां डायरेक्ट पहुंचाया जा रहा है। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन में, एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ चुके हैं हम लोग, वहां मैसेजेज आर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स नोन एज हार्मोन्स। वहां पे मैसेज होता है हार्मोन के रूप में, एंड हार्मोन्स आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड। एंडोक्राइन ग्लैंड जितना भी है वो अपना हार्मोन रिलीज कर देगा ब्लड में, एंड द हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स वाया ब्लड। वो अपने टारगेट ऑर्गन तक जाएगा ब्लड के थ्रू। तो अब देखिए, एज फार एज क्विकनेस, लोकलाइजेशन, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आर कंसर्न्ड, नर्वस सिस्टम इज मच मोर बेटर देन द एंडोक्राइन सिस्टम। हमने कहा कि एज फार एज क्विकनेस यानी जहां पे नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन तेजी से पहुंचता है, ठीक उस जगह पे पहुंचता है जहां उसको काम करना है। जैसे अगर हम लोग ये फिंगर मूव करें तो यहाँ पे इंपल्स आ रहा है, तो एग्जैक्ट लोकलाइजेशन बहुत अच्छा है, जिस जगह पे जाना है वहीं जा रहा है और फास्ट जा रहा है, तो ज्यादा इफेक्टिव है, प्रभावकारी है। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन रिलीज हो गया ब्लड में, अब ब्लड पूरे बॉडी में चक्कर लगा रहा है। अब इस प्रोसेस में जब वो पहुंचेगा अपने टारगेट सेल पे तब काम करेगा, तो इसमें लेट बहुत हो जाएगा। अब जाना है आपको अपने घर, कहीं भी घर जाना है, गांव जाना है, और घूम करके चले जाइए, यूपी और महाराष्ट्र होते हुए अपने घर जाइए, तो घूमते हुए जाइएगा तो समय भी बहुत ज्यादा लगेगा, थकावट भी होगी, इफेक्टिवनेस भी घटेगा। और जाना है तो सीधा जाएंगे, सीधा रोड से जाएंगे वहां, और कोई उसको भाई मीडिया 10 शहर घूमता हुआ पहुंचेगा। तो वैसे ही हो गया केमिकल कोऑर्डिनेशन का, ब्लड में रिलीज हो गया, ब्लड के साथ साथ पूरे बॉडी में घूम रहा है। अब जब पहुंचेगा जहां उसको काम करना है, जहां तक उस जगह तक पहुंचेगा, तब तक तो वो ऐसे ही पस्त हो जाएगा, उसका इफिशियंसी या क्षमता ऐसे ही घट जाएगा, और इस बीच में समय भी बहुत लग जाएगा। तो इसीलिए हर वो कोऑर्डिनेशन, हर वो फंक्शन जिसमें जो तुरंत होना चाहिए और जिसमें एक्यूरेसी होना चाहिए, यानी कुछ एकदम बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए और तुरंत होना चाहिए, उसमें इन्वॉल्व होता है नर्वस सिस्टम। तो जितना भी इमीडिएट रिस्पांस चाहिए, तुरंत रिस्पांस जहां चाहिए, वहां पे नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। और जहां पे रिस्पांस डिलेड हो, लंबा समय तक चलेगा, थोड़ा लेट भी हो गया तो कोई बात नहीं, वहां एंडोक्राइन सिस्टम है। जैसे आपको एक एग्जांपल बता दें, ग्रोथ हार्मोन है, पिट्यूटरी से रिलीज होता है, तो ग्रोथ हार्मोन ब्लड में रिलीज कर रहा है। अब कोई ऐसा जल्दीबाजी तो नहीं कि रातों रात आप 10 फीट लंबा हो जाइए। जैसे जन्म हुआ, धीरे 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 ग्रोथ अपना चल रहा है, चलता रहे, तो हार्मोन रिलीज हो रहा है, धीरे धीरे अपना काम कर रहा है, कोई हरवी नहीं है। लेकिन अभी कहीं उठना है, चलना है, पढ़ना है, तो अभी तुरंत चाहिए रिस्पॉन्स, ये काम तुरंत होना चाहिए। तो जो काम तुरंत होना चाहिए वो होता है नर्वस सिस्टम से, और जो काम थोड़ा लेट चल रहा है, अभी लंबा समय तक चलेगा, वो काम होता है हार्मोन से। हार्मोन भी अपना, सब तो हम लोग पढ़े हैं, बहुत सारा हार्मोन है, सबका काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रातों रात तो वो कोई काम कराएगा, लंबे समय तक चलता है, हार्मोन का लेवल घटता बढ़ता रहता है, और वो लंबे समय तक उसका इफेक्ट है। नर्वस सिस्टम तुरंत, तो एज फार एज क्विकनेस, लोकलाइजेशन, एक्यूरेसी
and efficiency are concerned, nervous system is far better than endocrine system. तो ये तो हो गया, थोड़ा डिस्कस किया। अब देखिए नर्वस सिस्टम जो भी हम लोग पढ़ेंगे, दे आर मेड अप ऑफ द टिश्यूज, नर्वस टिश्यू। नर्वस सिस्टम बना ही है नर्वस टिश्यू से, और नर्वस टिश्यू बना है न्यूरॉन से। हम लोग कहते हैं कि टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। समान रचना, उत्पत्ति और कार्य वाली कोशिकाएं जब मिलती हैं तो बनता है उत्तक। तो ये जो उत्तक है नर्वस टिश्यू, ये बना है न्यूरॉन से, और न्यूरॉन को नर्व फाइबर भी कहते हैं। फाइबर इसलिए कि नर्व सेल लंबा और पतला होता है, फाइबर धागे के जैसा लंबा और पतला, इसलिए इसको नर्व फाइबर कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, टाइप भी देखेंगे न्यूरॉन्स का। तो नर्व फाइबर का काम होता है ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। जब इसको कोई स्टिमुलस मिलेगा, कोई एक्साइटेशन मिलेगा, मान लिया कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस रिसीव किया, तो इसका जवाब होगा, तो कोई डिस्टर्बेंस रिसीव करेगा तो खुद भी डिस्टर्ब हो गया, और यही डिस्टर्बेंस जो न्यूरॉन में जो डिस्टर्बेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं इम्पल्स या बायोइलेक्ट्रिसिटी। जो पूरा फिजियोलॉजी पढ़ेंगे इसमें सोडियम पोटेशियम का रोल देखेंगे, लेकिन अभी सिंपल यही समझिए कि जब किसी न्यूरॉन को एक्साइट करेंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे, तो वो भी डिस्टर्ब होगा, तो उसी डिस्टर्बेंस को कहते हैं इम्पल्स और डीपोलराइजेशन, और वही फिर कंडक्ट होगा। तो नर्वस टिश्यू का बना हुआ है ये पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे, 3 मेजर डिवीजन है नर्वस सिस्टम का, 3 मेजर डिवीजन्स। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। और तीसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। अब देखिए, एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये समझ लें हम लोग, ऑरिजिन भी आगे देखेंगे, कि नर्वस सिस्टम एज ए होल इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। जैसे हर सिस्टम का कोई ऑरिजिन है, जैसे हार्ट पढ़े तो मेसोडर्मल था, जब हम लोग लंग पढ़ते हैं तो एंडोडर्मल है, जब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी वगैरह पढ़ते हैं तो मेसोडर्मल है, आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो मेसोडर्मल है। तो वैसे ही ये जो नर्वस सिस्टम है, इट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। तो 3 डिवीजन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में सीएनएस बोलेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको शॉर्ट में पीएनएस बोलेंगे, और तीसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म हो गया एएनएस। अब देखिए सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है हम लोगों के, या जो स्कल है, स्कल के अंदर एक बोन है, बोन का बोनी बॉक्स है जिसको क्रैनियम कहते हैं, और उसी क्रैनियम में ब्रेन सुरक्षित है। तो ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड विद इन द बोनी स्ट्रक्चर और बोनी बॉक्स विच इज कॉल्ड क्रैनियम। दैट्स व्हाई वी आर क्रैनियाटा, हम लोग क्रैनिएटा। क्रैनियाटा इसलिए कि हम लोगों में ब्रेन बॉक्स है, क्रैनियम है, जिसके अंदर ब्रेन सुरक्षित है। अब कैसे सुरक्षित है उसमें मेनिंजेस वगैरह पढ़ेंगे आगे, अभी तो स्टार्ट नहीं किया, अभी इंट्रोडक्शन। तो ब्रेन सुरक्षित है क्रैनियम में, और ब्रेन से लगा हुआ नीचे का हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड, वो पास करता है हम लोगों की रीढ़ की हड्डी के अंदर कैनाल है। ये जो रीढ़ का हड्डी है, डॉर्सल साइड हो गया पीठ वाला हिस्सा, ये तो स्कल है, यहाँ ब्रेन है, और उसके बाद नीचे वर्टिबल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर एक कैनाल है, ग्रूव है, उसके अंदर पास करता है स्पाइनल कॉर्ड। उस कैनाल को न्यूरल कैनाल कहते हैं। न्यूरल कैनाल इज द कैनाल प्रेजेंट विद इन द वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी में कैनाल है, न्यूरल कैनाल, उसमें मौजूद होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये मिलकर कहलाता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो पेरिफेरल पार्ट में जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे इस हाथ में नर्व जा रहा है, तो ये जाएगा ब्रेन से राइट साइड से, एक राइट तो एक लेफ्ट, पेयर्ड है, ऐसा नहीं कि इधर ज्यादा हो गया इधर कम होगा, पेयर्ड नर्व्स है।
एक इधर राइट, एक लेफ्ट, अलग अलग पार्ट में जाता है जो हम लोग पढ़ेंगे। तो 12 जोड़ा नर्व है जो ब्रेन से कनेक्टेड है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व। क्रैनियल वर्ड यूज कर दिया, ब्रेन से कनेक्टेड है, तो क्रैनियल नर्व्स 12 पेयर है। अब कौन कौन पेयर है, कौन सेंसरी है, कौन मोटर है, कौन मिक्स्ड है, वो सब बात करें। तो ये पेरिफेरल पार्ट में जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और उसी तरह स्पाइनल कॉर्ड से भी कनेक्टेड नर्व्स होगा राइट और लेफ्ट साइड में। तो पेयर्ड पेरिफेरल नर्व्स कनेक्टेड टू द ब्रेन आर कॉल्ड क्रैनियल नर्व्स, जो हम लोग में 12 पेयर्स है, एंड द पेयर्ड पेरिफेरल नर्व्स कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। तो ये पढ़ा जाएगा पीएनएस में, कैसे अरेंजमेंट है, क्या काम है, ये सब बहुत डिटेल पढ़ना है। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस, देखिए ऑटोनोमस का मीनिंग समझना बहुत जरूरी। बहुत लोग ऑटोनोमस का मतलब समझ लेते हैं इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। तो ऑटोनोमस डजंट मीन्स इंडिपेंडेंस। ऑटोनोमस कहा जाता है सेल्फ रेगुलेटिंग, स्वतंत्र नहीं है, वो सेल्फ रेगुलेटिंग है, यानी उसको इतना लिबर्टी है, उतना स्वतंत्रता है कि वो अपना काम करे, लेकिन जब उसको जरूरत पड़ेगा, कोई इमरजेंसी होगा, तो उसके फंक्शन को संभाल लेगा ब्रेन, सेरेब्रम। ब्रेन से अलग नहीं है। अब जैसे देखिए इंडिया में कुछ ऑटोनोमस स्टेट था, जैसे कश्मीर था, अब तो 370 हट गया, तो ऑटोनोमस था। तो ऑटोनोम, या उसी तरह उधर दार्जिलिंग या ये में था, तो ऑटोनोमस था, बहुत सारा था। इससे धीरे धीरे सब अब खत्म हो रहा। तो ऑटोनोमस का दिल्ली भी पहले ऑटोनोमस था, स्टेट हो गया है, हाफ स्टेट। तो ऑटोनोमस कहने का मतलब है कि वो अपने इंटरनल फंक्शंस का रेगुलेशन करेगा, लोकल फंक्शंस को अपना कंट्रोल करेगा। उसमें हम लोगों का सीएनएस इंटरफेयर नहीं करे, ब्रेन इंटरफेयर नहीं करे। डे टू डे का फंक्शन है वो अपना करेगा, उसका रूटीन है, उसको दे दिया गया। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आएगी तो फंक्शन विल बी टेकन ओवर बाय द ब्रेन। कोई इमरजेंसी आएगा तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लेगा ब्रेन। इसलिए कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। ये जो हाइपोथैलेमस है, जहां मेरा फिंगर है, वहीं से कनेक्टेड होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो अब आप ये सिंपल बात समझ लें कि हम लोगों के बॉडी के अंदर बहुत सारा ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, तो हार्ट बीट हो रहा है। हम लोग पढ़ेंगे एक हार्ट बीट कंप्लीट हो जाता है 0.8 सेकेंड, रेट ऑफ हार्ट बीट 70 से 72 हो। तो ये ब्रेन थोड़ी कंट्रोल कर रहा है। अगर ब्रेन कंट्रोल करता हार्ट बीट को, तो अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये तो हम भूल जाता, तो मेरा ब्रेन भूल जाता कि हार्ट को भेजना है सिग्नल। तो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, उसका अपना फंक्शन है, वो चल रहा है। जब हम लोग सो जाते हैं, खाना खा लिया, सो गए, तो सोने के बाद डाइजेशन बंद हो गया, डाइजेशन अपना चल रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसी तरह यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा है। हम लोग सोए हुए हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ब्रेन थोड़ी कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह का फंक्शन जो जो नॉर्मल फंक्शन है, रेगुलर फंक्शन है, वो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल लेवल पे उसको कंट्रोल है। एंड दीज लोकल गवर्निंग बॉडीज आर कॉल्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया कहा जाता है एग्रीगेशन ऑफ साइटोन, बहुत सारे न्यूरॉन का सेल बॉडी जहां मिलता है, तो उसको गैंग्लिया कहते हैं। तो लोकल कंट्रोल, लोकल गवर्निंग बॉडी, लोकल गवर्निंग बॉडीज यानी जैसे जो वहां के लोकल इशू को कंट्रोल करता है। मान लीजिए कि हम लोग जहाँ पे हम लोग का घर है, जहाँ पे रहते हैं, वहां पे कहीं पे नाली में ब्लॉक हो गया, नाला ब्लॉक हो गया, कहीं रोड डैमेज हो गया, कहीं बिजली का प्रॉब्लम हो गया, तो हम लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को खबर नहीं ना करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ लोकल जो वार्ड कमिश्नर है उसको खबर करेंगे कि देखिए भाई आपके एरिया में ये प्रॉब्लम आ गया, पूरा जमा है, ये है, वो है। तो वो लोकल गवर्निंग बॉडी है, वो अपना सबको ठीक कर लेगा। अगर नहीं ठीक करेगा तब उसके ऊपर जाएंगे हायर ये में,
तो फिर ऐसे होते हुए एसडीओ से पहुंचेंगे डीएम में, डीएम से पहुंचेंगे कमिश्नर सीएम तक, सीएम से फिर पहुंचेंगे पीएम तक, एक चैनल है। तो वैसे ही बहुत सारा फंक्शन बॉडी का वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अपने लेवल पे कंट्रोल करता है, लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो ब्रेन उसको कंट्रोल करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ब्रेन, सारा चीज ब्रेन अपने कंट्रोल में नहीं रखा है, हालांकि सब में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन कंट्रोल नहीं रखा है। हम लोगों का नर्वस सिस्टम इट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होता है कि सारा पावर लेके बैठ गया, और डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि अलग अलग काम को बांट दिया। अब जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड पूरा कंट्री का जो देखभाल करने वाला तो पीएम है, और वहां सेंट्रल गवर्नमेंट है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ ऑल द स्टेट्स। हर राज्य में हर दिन क्या हो रहा है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए लोकल स्टेट गवर्नमेंट है, हर स्टेट में अपना गवर्नमेंट है हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। हालांकि चीफ मिनिस्टर फिर कंट्रोल में है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन वो अपना लोकल स्टेट का मामला देखेगा। नाउ चीफ मिनिस्टर के लिए पॉसिबल नहीं कि उस स्टेट में कितना कमिश्नरी है उसका हर दिन का वो हालचाल देखे, तो हर कमिश्नरी में कमिश्नर है। कमिश्नर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपना हर डिस्ट्रिक्ट का काम देखे, तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। And it is also not possible for the district administration to control day-to-day activities of all the subdivisions present in the district. तो वहां पे सब डिविजनल अफसर है, एसडीएम है, उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि उसका जो अंदर में जितना ब्लॉक है उसको देखे, तो वहां ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर है, बीडीओ सीओ है। अब बीडीओ सीओ के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वहां सारा पंचायत में क्या हो रहा है वो खुद देखे, तो वहां सरपंच है, मुखिया है। तो लोकल लेवल पे जा रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो हम लोगों का भी ब्रेन, हालांकि इसको पीएम से तुलना कर दें प्राइम मिनिस्टर से, तो ये हर चीज में नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल है, लेकिन 24 घंटा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता है। तो वो पावर दे दिया है एएनएस को। और हम लोगों के बॉडी के अंदर जितना भी इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शन है, चाहे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, जो भी इस तरह का है, वो सब कंट्रोल होता है एएनएस से। एएनएस में हम लोग पढ़ेंगे दो डिवीजन होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जैसे किसी ऑर्गन के फंक्शन को बढ़ाना है, इमरजेंसी है, फंक्शन बढ़ाना है, तो एक मान लीजिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ज्यादातर इसका फंक्शन होता है एक्साइटेटरी। हालांकि ये नहीं कहेंगे कि इट इज ऑलवेज एक्साइटेटरी, बात करेंगे, लेकिन मान लीजिए हार्ट पर करें, हार्ट की बात। तो जब इमरजेंसी होता है तो हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो हार्ट बीट बढ़ाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपके एनसीईआरटी में सीएनएस लिखा हुआ है, एसएनएस लिखा हुआ है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस। लेकिन फिर जब इमरजेंसी खत्म हो गया, हार्ट बीट को नॉर्मल करना है, तो इट इज परफॉर्म बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो एंटागोनिस्टिक, ये दोनों, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये दो डिवीजन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, जिसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे, पूरा अरेंजमेंट पढ़ेंगे, इनका गैंग्लिया देखेंगे, इनका फंक्शन देखेंगे, किस ऑर्गन पे कैसे इसका इफेक्ट है, ये सब देखा जाएगा। तो आज फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं इंट्रोडक्शन का।